नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी कहानी में और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर अमित ने भेजी है, तो चलिए अमित की इस कहानी को पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, इससे आपकी और हमारे नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय न लेते हुए अमित के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डाटा एनालिसिस का काम करता हूं। चलिए अब हम सब उस समय में चलते हैं जब मेरे साथ यह डरावनी और खौफनाक घटना घटी थी। मेरी आज की सुबह खराब हो गई थी क्योंकि मेरी अलार्म घड़ी बार बार बजते ही जा रही थी। जैसे ही मैंने उस पर हाथ मारकर बंद किया, मेरे हाथ में चोट लग गई और उसी दौरान जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो टाइम देखकर मैं काफी घबरा गया क्योंकि ऑफिस 9 बजे का था और घड़ी में 8:30 रहे थे। मैं जल्दी से बिस्तर से उठकर ओएन जाने की तैयारी करने लगा। मेरी हालत देखकर लग रहा था कि कम से कम आज ओएन पहुंचने में 10 बज ही जाएगा। मैं जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में किसी तरह कपड़े पहनकर घर से निकला, लेकिन आज का दिन पता नहीं कैसा था। पहले तो कैब नहीं मिली और जब मिली तो रास्ते भर ट्रैफिक जाम। ऑफिस पहुंचते ही मैंने देखा बॉस का मूड पहले से ही खराब था। मुझे देखते ही वे भड़क गए। वहां देखो तो कौन आया है, आपको पता है ऑफिस कितने बजे शुरू होता है? मैंने संकोच में कहा। सर, वह थोड़ा ट्रैफिक जाम था इसलिए लेट हो गया। मेरी बात को काटते हुए बॉस बोले, और बाकी सब उड़कर आए हैं। सबको वहीं ट्रैफिक मिलता है पर सब टाइम से पहुंचते हैं और सिर्फ तुम्हें ही दिक्कत होती है। मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। चलो मान लिया कि देर से आए हो, लेकिन काम कितना हुआ, या फिर वह भी ट्रैफिक में फंस गया? सर, मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं बॉस, मेरी टेबल पर हाथ मारते हुए बोले। कोशिश अमित, तुम्हारी यह कोशिश कंपनी के लिए नुकसान साबित हो रही है। तुम जानते हो आज क्लाइंट की प्रेजेंटेशन थी और तुम्हारी लेट काम की वजह से सारी प्लानिंग डिले हो गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सच कहूं तो गलती मेरी ही थी। बॉस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो यह ऑफिस है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। अगर तुम्हें टाइम की कदर नहीं है तो फिर हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह लास्ट वार्निंग है। अगर कल से लेट हुए तो अपना बैग पैक कर लेना। बॉस से यह बातें सुनने के बाद मैंने किसी से भी बात नहीं की, सीधे जाकर अपने काम पर बैठ गया। उसके बाद मैंने बिना कोई ब्रेक लिए लगातार काम किया। टाइम भी नहीं मिला। पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर डाटा एनालिसिस रिपोर्ट्स और मेल में उलझा रहा। कुछ सहकर्मी मेरी हालत देखकर मुझ पर हंस रहे थे। आज तो बॉस ने पूरा क्लास लगा दिया, तेरा तो प्रमोशन दूर, नौकरी बचाना भी मुश्किल है। मैंने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अंदर से मुझे बहुत बुरा लग रहा था। शाम होते होते काम का प्रेशर और बढ़ गया। बॉस बार बार आकर पूछ रहे थे, रिपोर्ट तैयार हुआ कि नहीं? और हर बार मैं कहता, बस थोड़ी देर में हो जाएगी। आखिरकार काम पूरा करते करते रात के 11 बज गए थे और मैं किसी तरह अपनी कुर्सी छोड़कर वहां से उठा। कुछ देर आराम करने के बाद लगभग 11:30 पर ऑफिस से निकला। थकान इतनी थी कि लग रहा था जैसे शरीर अब और नहीं चलेगा। बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए जैसे ही मैं रोड पर पहुंचा तो देखा कि माहौल काफी सुनसान हो गया था। गाड़ियां भी 1-2 ही दिखाई दे रही थी। खुद को कोसता हुआ मैं मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ा। अब किसी तरह घर पहुंचकर सो जाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। वह मेट्रो स्टेशन मेरे ऑफिस से कुछ ही दूर था, इसलिए मैं अक्सर वहां तक पैदल जाया करता था। घड़ी में देखा तो रात के करीब 12 बज रहे थे।
मैं ऑनफिस से स्टेशन पहुंच गया था। स्टेशन लगभग खाली था। बस कहीं कहीं सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे थे और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा इतना था कि सिर्फ मेरे जूतों की आवाज ठप ठप करके आ रही थी। मैंने जल्दी से अपनी टोकन निकाली और एस्केलेटर से नीचे उतर गया। मेट्रो आकर रुकी। मैं अंदर घुसा तो देखा कि डिब्बे में सिर्फ एक आदमी है, बाकी पूरा डिब्बा खाली था। मैंने अपना बैग कंधे से उतारा और पास की सीट पर रख दिया। मैं अपना कंधा और हाथ ठीक कर रहा था क्योंकि ऑनफिस के काम की वजह से मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। मैंने ध्यान दिया कि वह जो कोने में एक आदमी बैठा हुआ था वह मुझे काफी देर से नोटिस कर रहा है। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े गंदे थे और चेहरे पर अजीब सा भाव था। बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। मैंने नजरें फेर लीं और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। मेट्रो चल पड़ी। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वह आदमी अभी भी मुझे घूर रहा है। मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी घूरती हुई आंखें मुझे बेचैन कर रही थीं। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था कि यह आदमी चाहता क्या है। कोई पागल वागल है क्या? मैं बस उसे इग्नोर करते हुए सीट पर बैठकर आराम करने लगा। सोचा कि कुछ मिनटों का सफर है और 2 स्टेशन के बाद मुझे उतर जाना है और फिर अपने रूम पर पहुंचकर आराम करूंगा। जैसे ही मेट्रो अगले स्टेशन पर रुकी, मैंने सोचा कि मैं डिब्बा ही बदल लेता हूं। इस बेवकूफ को झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार जब मैं स्टेशन के बाहर देखा तो मुझे अजीब सा लग रहा था क्योंकि पूरा स्टेशन खाली था। यहां चाहे कितनी भी रात हो, भीड़ मौजूद होना चाहिए था। लेकिन पूरे के पूरे स्टेशन को खाली होने की क्या वजह है? देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इमरजेंसी की सिचुएशन या लॉकडाउन का समय आ गया हो। पूरा खाली मतलब इस वाले स्टेशन पर कोई कर्मचारी भी नहीं दिख रहा था। मुझे अजीब लग रहा था। सच कहूं तो थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मेरी सीट छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। दरअसल मैं पहली बार ऑफिस से इतना ज्यादा लेट निकला था, लेकिन मुझे पता था कि चाहे कितनी भी रात को निकलो, लोग रात भर स्टेशन पर दिखाई देते हैं। लेकिन यह तो काफी ज्यादा वीरान था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि रात में यह डिब्बे और स्टेशन इतने खाली से हो जाते हैं। मेट्रो फिर से चल पड़ी। वह आदमी जो मुझे घूर रहा था अपनी सीट से उठकर मेरे पास आया। अचानक उसने मुझसे कहा, इतनी रात में अकेले क्यों सफर कर रहे हो? उसकी आवाज चिड़चिड़ी सी लग रही थी। उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। मैंने बस हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, काम करते करते काफी लेट हो गया, इसीलिए इतनी रात को सफर कर रहा हूं। वह आदमी मेरी सामने वाली सीट पर बैठ गया। अब उसकी घूरती हुई आंखें और करीब महसूस हो रही थीं। जब वह अपनी जगह से उठकर मेरे पास धीरे धीरे आ रहा था तो मैंने उसकी चाल में एक अजीब सी घिसने वाली आवाज सुनी थी। लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे भीतर तक सहरा रहा था। अभी वह ठीक मेरे सामने बैठा था। कुछ देर बाद बिना पलक झपकाए उसने फिर से मुझसे कहा, तुम्हें पता है रात में इस मेट्रो में क्या होता है? मैंने सवाल को हंसी में टालते हुए कहा, नहीं, क्या होता है? उसने अपनी सीट के नीचे झांकते हुए कहा, बहुत कुछ जो तुम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करोगे। तुम जानते हो, यह मेट्रो सिर्फ लोगों को उनकी मंजिल तक नहीं छोड़ती। ये कई कहानियां निगल चुकी हैं। कई लोग इस डिब्बे में चढ़े थे, लेकिन अफसोस वह बाहर नहीं जा पाए। उनके चीखने की आवाजें अब भी सुरंगों में गूंजती हैं। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुकने लगी। अचानक उसने एक लंबी और खौफनाक हंसी हंस दी और उंगलियां जल्दी जल्दी फर्श पर रगड़ने लगा। उसकी आवाज अब और भी धीमी और गहरी हो रही थी। वह पागलों की तरह फर्श के नीचे हाथ मारे जा रहा था। मैं देख रहा था कि उसके हाथ में कई बार चोट भी लग चुकी थी। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था, लेकिन वह पागलों की तरह हंसे जा रहा था और जमीन पर हाथ मार रहा था। और ऐसा करते करते ही वह बोला, यहां कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम जिस मेट्रो में हो, यह असल में कहीं और जा रही है। वह जगह जहां रोशनी बुझ जाएगी, जहां तुम्हारी आवाज भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। मैंने डरते हुए कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? और तुम यह क्या कर रहे हो? अरे देखो, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। वह अचानक झुककर मेरी ओर आया। उसका चेहरा इतना करीब था कि उसकी सड़ी हुई सांस मेरी नाक से टकरा रही थी। वो फुसफुसाया, जाओ, वह देखो। उधर उसने सीट के नीचे इशारा किया। मैं झुककर देखने लग गया। जब मैंने वहां देखा तो मेरे होश उड़ गए।
वहां खून से सने कपड़े और बालों के गुच्छे पड़े थे। उसने धीरे से कहा, ये वही लोग हैं जो मुझसे सवाल पूछते थे। अब यह मेरी दुनिया का हिस्सा है। उसकी बातें जैसे मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल रही थी। उसने अपनी उंगलियों से खिड़की की ओर इशारा किया। खिड़की के बाहर गहरा अंधेरा था। उसने धीमी आवाज में कहा, इस अंधेरे को देख रहे हो? यही वह जगह है जहां सब खत्म हो जाता है और तुम भी वहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा यहां मेरे साथ रहेगी। मैंने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि किसी के भी रूह को चीर दे। उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे डर में रहता है। मैं वही हूं जो रात के अंधेरे में तुम्हारी परछाई से झांकता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हें मरने के बाद भी चैन नहीं लेने देता। तुम मुझे मौत कह सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ एक अंत नहीं हूं। मैं हर पल का डर हूं। उसकी बातों ने मेरे अंदर जैसे ज्वाला जला दी हो। मैं अपने सीट से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमे हुए थे। उसने अपनी लंबी बेजान उंगलियां मेरी ओर बढ़ाई और कहा, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे। यहां भागने वाले लोगों के शरीर बचते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं यहीं रह जाती हैं। वो देखो, तुम सीट के ठीक पीछे। मैं डरते हुए पीछे देखा। वहां खून से कुछ लिखा हुआ था, वेलकम टू द एंड। वह आदमी अपनी खुदारी आवाज में हंसा और बोला, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पहले से ही खत्म हो चुकी है। मैं बस तुम्हें उस सच से मिलवा रहा हूं। और हां, इस बार मेट्रो से बाहर भी जाओ तो अगली बार मैं तुम्हारे बिस्तर के नीचे इंतजार करूंगा। मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह एक गंदे किस्म का पागल है। इतना कहने के बाद उसने अचानक अपना हाथ मेट्रो की फर्श पर फिर से नोचना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों से खून बहने लगा, लेकिन वह बिना किसी दर्द के खरोचे जा रहा था। खरोच से अजीब सी आवाज डिब्बे में गूंज रही थी। मैं घबराकर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और दरवाजा की ओर बढ़ा। वह आदमी बार बार खड़े होकर एकटक खिड़की से बाहर देखता और फिर नीचे झुककर उंगलियों से जमीन को खरोच लगाता। तभी अचानक लाइट फ्लिकर करने लगी। डिब्बा अंधेरे और रोशनी के बीच झूल रहा था। उस आदमी की परछाई अजीब लग रही थी, जैसे वह कोई इंसान ना होकर कोई दूसरी चीज हो। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, अब तू मेरे साथ चलेगा। इस वक्त मेट्रो में जो कोई भी आता है मेरे साथ जाता है, तू भी चलेगा। इतना कहकर वह अपने खून से लथपथ दोनों हाथों फैलाए मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने घबराकर मेट्रो की इमरजेंसी अलार्म बटन दबाया, लेकिन वह काम ही नहीं कर रहा था। मेरी घबराहट और बढ़ गई। तभी मैंने महसूस किया कि डिब्बे के हर कोने से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। अचानक मेट्रो की लाइट पूरी बंद हो गई। मैं एकदम पसीने में भीग चुका था। चारों तरफ अंधेरा था और वह आदमी उसकी हंसी डिब्बे में गूंज रही थी। फिर लाइट वापस आई, लेकिन अब डिब्बे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सीटों पर खून के धब्बे और कांच पर किसी के नाखूनों के निशान थे, और वह आदमी अब ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे की चमड़ी सिकुड़ चुकी थी, आंखें लाल और गड्ढों जैसी लग रही थीं। मैं चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे बंद थे। मेट्रो तेजी से किसी सुरंग के अंदर दौड़ रही थी। वह आदमी अब मेरे करीब आ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटती जा रही हो। तभी अचानक मेट्रो एक झटके के साथ रुक गई। उसके झटके से मैं कई मीटर दूर जाकर गिरा और मेरा सर किसी लोहे से टकरा गया, जिसकी वजह से मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसके बाद जो मैंने देखा वह और भी ज्यादा डरावना था। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को एक गुफा में पाया। यह शायद वही मेट्रो की सुरंग थी, लेकिन मेट्रो दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था मैं किसी ट्रेन की पटरी पर हूं। चारों तरफ अंधेरा था। मैं गुफा की दीवार पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, दीवारों पर कुछ चिपचिपा सा टपक रहा था। मैंने जेब से टटोलते हुए अपना फोन निकाला। उसकी फ्लैशलाइट में मैंने देखा तो वह किसी तरह का काला तरल था। मैंने उसे छुआ तो मेरी उंगलियों में जलन सी होने लगी। बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। गुफा में इतनी गहराई थी कि मेरी परछाई भी गायब हो गई, और तभी कहीं दूर से फिर से किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। जिस मेट्रो में मैं सफर कर रहा था उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही थी, लेकिन मेट्रो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उसके ट्रैक पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। बहुत देर तक भटकने के बाद मुझे प्यास लगने लगी थी।
तभी अचानक सामने पानी से भरा एक घड़ा दिखाई दिया। मैंने पास जाकर देखा, पानी साफ लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने छूने की कोशिश की, वह चीज किसी सड़े हुए मांस और गले हुए खून में बदल गई। खून की बूंदें मेरे हाथों पर गिरने लगी। उसकी गंध इतनी भयानक थी कि मुझे उल्टी आ गई। मैं काफी ज्यादा डर चुका था। रास्ते में मुझे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। उस ट्रैक पर मुझे इंसानों के कंकाल और हड्डियां दिखाई दे रही थीं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई है? कोई मेरी मदद करो। लेकिन मेरी आवाज सिर्फ सुरंग में गूंजे जा रही थी। वहां कोई भी नहीं था जो मेरी मदद कर सकता। लेकिन तभी मेरे सर के ठीक ऊपर उस सुरंग की छत के नीचे कोई हरकत होती हुई महसूस हुई। मैंने जैसे ही ऊपर की तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाया, कोई ऊपर से अचानक मेरे कंधों पर कूदा और इतनी तेजी से गिरा था कि मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरा फोन टूट चुका था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, जबान लड़खड़ा रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। मैं तेजी से पीछे मुड़ा। मैंने देखा कि जो मेरे सिर पर कूदा था, उसकी आंखें जलती हुई आग थीं और चेहरे पर खून की धारियां बह रही थीं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब वक्त आ गया है, तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। यही तुम्हारा नया घर है। तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। वह मेरी ओर बढ़ा। मैं हाथ पैर मारते हुए पीछे हटने लगा और अचानक वह उछलकर फिर से मेरे ऊपर कूद पड़ा और उसका हाथ मेरी गर्दन पर था। वह मेरी गर्दन को लगातार दबाए जा रहा था। मैं लगातार छटपटाते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे झोड़ रहा है। कोई मेरे चेहरे पर हाथ मारकर जगाने की कोशिश कर रहा है। जब मेरी आंख धीरे धीरे खुली तो देखा कि कई लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे। मैं धीरे से उठकर बैठ गया तो देखा कि मैं मेट्रो के अंदर ही था और शायद सुबह हो गई थी। मेरी चारों तरफ खड़ी भीड़ मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हें क्या हुआ है? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी कि यह मुझे क्या हुआ था। मैंने रात को जो देखा, क्या वह मेरा सपना था या कोई हकीकत थी? वह रात भर जो चीजें मेरे साथ हुई, क्या वह महज मेरा एक भ्रम था? मैं हैरान था क्योंकि वह कोई सपना नहीं हो सकता। मेरा सर फटा जा रहा था। एक आदमी ने कहा, अरे भाई चलो उठो, जाओ जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। देखो शायद तुम्हारे सर के पीछे चोट लगी हुई है। मैंने अपने सर के पीछे हाथ लगाया। मेरी उंगलियों पर खून लग गए थे। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर उस पूरी रात मेरे साथ हुआ क्या था। मेरे चारों तरफ खड़ी भीड़ लगातार मुझसे पूछ रही थी कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। क्या मुझे कोई द्वारा आया था? लेकिन मैंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैं उठकर खड़ा होने लगा तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा सहारा दिया। मैं खड़े होकर डिब्बे में चारों तरफ देखने लगा। वह अजीब इंसान मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैं किसी तरह स्टेशन से बाहर निकला। वो स्टेशन उस मेट्रो का शायद आखिरी डेस्टिनेशन था, इसीलिए वह वहां पर रुकी हुई थी। मैं स्टेशन से बाहर आया और रास्ते भर अपने सर को पकड़कर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। उस रात जो मेरे साथ हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उस दिन घर पहुंचने के बाद तकरीबन मुझे 1 महीने तक बुखार रहा। उसके बाद से मैंने कभी भी रात में मेट्रो से सफर नहीं किया। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल कल मिलते हैं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। नंदू विश्वकर्मा इंडिया से, इरफान खान भाई बसंतपुर से, यूसुफ भाई पाकिस्तान से, पॉल जाधव भाई पुणे से, रवि निषाद छत्तीसगढ़ से, गोविंद कुशवाहा भाई आगरा से, अमर भाई काठमांडू से, मुरसलीन कुरैशी भाई सहारनपुर से, रोहन भाई मुंबई से, कमल भाई असम से, राजेश कहार भाई ओडिशा से, मोंटी भाई जालंधर पंजाब से, राहुल कुमार मऊ से, शिवा भाई आगरा से, गौरव सिंह भाई गुवाहाटी से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, शरीरना भाई असम से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डरावनी कहानी आप तक पहुंचे। फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।